तो लास्ट टॉपिक पे हमने प्रारंभ किया था संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हमने प्रारंभ किया था। इस टॉपिक के बारे में मैंने बताया था कि इस संस्था का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, फिर इस संस्था को कि टोटल कितने अंग हैं, हर अंग के बारे में हमने बात की थी। फिर इसके बाद सुरक्षा परिषद में सुधार के विषय को लेकर के हमने डिस्कस किया था कि सुरक्षा परिषद में सुधार हमें जो है क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है, इस विषय पे चर्चा करनी है आज के सेशन में। ठीक है, देखिए इस संस्था की जो सबसे बड़ी समस्या है वो दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है पारदर्शिता। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं जो कि परमानेंट हैं, जिनको P5 कंट्री कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल जो बॉडी है सुरक्षा परिषद है। ठीक है, लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव है। एक बंद कमरे में 5 देशों के द्वारा किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कितना लोकतंत्रीकरण है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो पहला तो है कि पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, इसलिए सुधार होना चाहिए। सुधार ट्रांसपेरेंसी को लेकर होना चाहिए। दूसरा, जब ये बनी तब की बात कुछ और थी। ठीक है, तब यूनाइटेड नेशन में केवल 51 देश थे। आज यूनाइटेड नेशन में 193 देश हैं। तब से अब तक में विश्व में बहुत सारे नए ग्रुप्स का जन्म हो चुका है, नए ऐसे आर्थिक परिदृश्य से जुड़े हुए देशों का जन्म हो चुका है, नई परिस्थितियां उभर गई हैं। तो ऐसे में सिर्फ वही स्थिति बहाल रखना जो 1945 में थी, उसमें कोई परिवर्तन न करना, ये भी अपने आप में एक व्यापक स्तर पे क्या है, एक त्रुटि के तौर पे इस पे देख सकते हैं। तो दूसरा क्या है कि एक पुरानी व्यवस्था जब से थी उसी व्यवस्था को बनाया गया है। एक तो ये समस्या है। ठीक है, दूसरा, अब आने वाले समय में देखिए जो विश्व है, विश्व में एक परिवर्तन देखा जाएगा, वैश्विक ऑर्डर में एक चेंज देखा जाएगा। और ये हमने समय समय पर देखा भी है। जो प्रॉब्लम्स बहुत सारी निकल के आई, उन प्रॉब्लम्स में हम हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर में एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो आज जो है हमें उस वर्ल्ड ऑर्डर में जो बदलाव हो रहे हैं उनको हमें एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है कि यदि कोई नए ध्रुव बन के आ रहे हैं, नए ध्रुव बन चुके हैं, उन नए ध्रुवों को यदि हमने मौका नहीं दिया तो निश्चित तौर पे इसकी वैधानिकता यानी इसके द्वारा लिए गए डिसीजंस को भी कोई नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये हमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआत हमें इसलिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके बाद सुरक्षा परिषद को लेकर के कई मॉडल दिए गए हैं कि भाई सुधार करना है तो सुधार के मॉडल क्या होने चाहिए, जिसमें से जो सबसे प्रभावी दावेदार हैं जो P5, इन्होंने भी एक मॉडल दिया है G4 कंट्रीज। G4 कंट्रीज एक ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि हम भी परमानेंट मेंबर के तौर पे आएँ, हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, विश्व में कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जिन महाद्वीपों का एक भी प्रतिनिधित्व तो नहीं है। अभी जो प्रतिनिधित्व है उसमें मुख्य तौर पे यूरोप के कितने देश हैं? 3 देश। यूरोप के आपके 3 देश हैं। ठीक है, कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया। ठीक है, एक आपके नॉर्थ अमेरिका से हैं, USA, और एक आपका एशिया से है, चाइना। ये आपके P5 कंट्रीज़ में है। जबकि विश्व के अन्य महाद्वीप, अफ्रीका 0 है। अब यहाँ पे देखिएगा अफ्रीका है आपका, ये आपका जर्मनी, अभी इसमें भी जो G4 कंट्री है इसमें भी अफ्रीका नहीं है। जर्मनी यानी कि यूरोप से एक देश और जोड़ा जाए, ये G4 कह रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील को जोड़ा जाए, बड़ा देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा। एशिया में 2 पावर और बढ़ाई जाए। अफ्रीका का भी ये भी नाम नहीं ले रहे कि अफ्रीका से कोई आए। जबकि कई मॉडल ऐसे हैं जिसमें से साउथ अफ्रीका को भी अफ्रीकन कंट्री में पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत को क्यों मिलना चाहिए, भारत ने ऐसा क्या किया है कि भारत को
सुरक्षा परिषद की सदस्यता चाहिए और क्यों चाहिए भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्यता, इसको भी समझने की बात करेंगे। चलिए एक एक करके लिखिए, हेडिंग डालिए, सुरक्षा परिषद में सुधार लिखिए। संयुक्त राष्ट्र लिखा था क्या आपने? सुरक्षा परिषद ही तो था। परिषद का सुधार, हाँ सुरक्षा परिषद ही थी। संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक बॉडी है सुरक्षा परिषद, उसमें सुधार की बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात है यहाँ पे। लिखिए, शीत युद्धोत्तर विश्व में, शीत युद्धोत्तर विश्व में विश्व राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, परंतु सुरक्षा परिषद की संरचना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के शक्ति संतुलन को ही प्रकट करती है। इसलिए समकालीन विश्व में सुरक्षा परिषद की संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है। अतः सुरक्षा परिषद की विसंगतियों या खामियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अतः सुरक्षा परिषद की विसंगतियों या खामियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पारदर्शिता का अभाव, नंबर 2 वैधानिकता का अभाव। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनते हैं जज भी, उसमें भी पारदर्शिता का अभाव है सर, उसमें भी थोड़ा सुधार। वो अलग मैटर है, अभी यहाँ कहाँ आ गए आप, उसके लिए पॉलिटी में चर्चा करेंगे। पहले सुरक्षा परिषद सही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लिए सब एनजेएसी बताया था ना, हाँ सब वहाँ इंटर रिलेट इतनी दूर का नहीं करना, अंतर्राष्ट्रीय मैटर पे बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पे आएंगे, देश की बात है वो। वैधानिकता मतलब लीगैलिटी, लीगल मतलब आपने कोई निर्णय लिया, कोई मान ही नहीं रहा, उसे स्वीकार ही नहीं रहा, तो वैधानिकता का भी एक मुद्दा है, वैधानिकता का भी एक अभाव है। इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उसके कर ही देते हैं। सुरक्षा परिषद ने क्या किया, बोला कि भाई ये परमाणु बम नहीं बना सकते, अगर आप बनाएंगे जो करना हो कर लो। हाँ ये नहीं माना जाएगा, कर बीट अपने मैटर बीटो कर लिया, तो वही सारी चीज़ें यूएन कहता है, फिर वो लीगलाइज्ड नहीं है क्योंकि संप्रभुता की बात है, तो अपने हिसाब सब कर रहे हैं। ठीक है, तो वैधानिक 2 है। लिखिए आगे, सुरक्षा परिषद एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सुरक्षा परिषद एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है, लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव है।
लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव है। चूंकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य गुप्त विचार विमर्श के द्वारा किसी भी मुद्दे पर निर्णय ले लेते हैं, तथा मतदान औपचारिकता मात्र होता है, परंतु वर्ष 1994 में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने एक नई पहल की। जिसके अनुसार पहली बार गैर सदस्य राज्यों से भी सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श किया गया। विशेषकर शांति निर्माण कार्यक्रमों के संदर्भ में। इनके अनुसार सुरक्षा परिषद के द्वारा अन्य उन सदस्यों से भी परामर्श किया गया जो शांति कार्यक्रमों में योगदान दे रहे थे। तो 1994 से जो ऐसे कुछ मामलों में जो मामले ऐसे लग रहे थे कि ये मामलों से ये भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी परामर्श करना स्टार्ट किया गया। बट ये हर मैटर पे नहीं होता। हर मैटर पे गुप्त तौर पे 5 देश हैं, आपस में ही पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते हैं और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो एक तरीके से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सुरक्षा परिषद की, ठीक है, जो शांति कार्यक्रमों से योगदान दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51 थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 193 हो गई है। परंतु अभी भी 193 पढ़ाया था ना पिछले सेशन में। दक्षिणी सूडान लेटेस्ट बना था, परंतु अभी भी इनकी संख्या 5 है। अभी भी अफ्रीका लैटिन अमेरिका महाद्वीप का स्थायी सदस्यों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
वहीं भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक एवं उभरती हुई महाशक्ति को भी भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक एवं उभरती हुई महाशक्ति को भी अभी भी स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। अभी भी स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। अमेरिका ने जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता का सबसे बेहतर दावेदार माना है। जिसके कारण अमेरिका ने जर्मनी को और जापान को, दो को बोला है, भारत नहीं है उसमें। ठीक है, अमेरिका भी एक तरीके समझिए बेमन है, वो बस वो दिखाता कुछ और है। भारत के साथ वो, चीन तो मान लो डायरेक्टली वीटो करता है। हमारी सिर्फ यदि कोई समर्थन करने वाला देश है वो एक है, फ्रांस। फ्रांस ने कई बार प्रपोज किया कि भारत को दो, देखते हो जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि दो बिछड़े भाई थे, एक फ्रांस का राष्ट्रपति बन गया, एक भारत का प्रधानमंत्री, ऐसे मुलाकात करते हैं। तो फ्रांस के साथ भारत की एक बहुत गहरी मित्रता है। तो ऐसे में फ्रांस कई बार जो है सपोर्ट कर चुका है, जब भी होता है वो दावेदारी भारत की प्रस्तुत करता रहता है। रसिया भी समर्थन कर देता है कि हाँ जी मिलना चाहिए इसको। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर अभी भी पैरामाउंसी वाला एक रोल है उसके अंदर, अभी भी वो चाहे जितना भी हो वो अपने आप को यार हम शासक रहे हैं इनके, तो सबके उसके अंदर ये भाव है। इसलिए कभी देखेंगे ब्रिटेन बहुत न्यूट्रली वर्क करता है, ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, शांत रहेगा, बिल्कुल तटस्थ होकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना खुल के आपके दावेदारी। तो भारत के साथ अभी धीरे धीरे माहौल बन रहा है। अमेरिका का क्या है, वो सोच रहा है कि अरे अभी इसके है ही क्या, भीड़ ही तो है, उसका माइंडसेट ये रहता है। इसलिए अमेरिका भारत को बहुत हद तक अब चीन के कारण थोड़ा तवज्जो दे रहा है, तो दे रहा है, नहीं तो कभी भारत को तवज्जो देता ही नहीं था। भारत को एक भीड़ मान के चलता था, एक बाजार मान के चलता था। इसलिए अमेरिका से तो मुझे उम्मीद मतलब भरोसे का देश नहीं है वो अमेरिका अभी, लेकिन अब उसको धीरे धीरे लगने लगा। अभी देखा था ना आपने वो वीडियो, अभी तो 500 मिलियन ऐसे ही दान में देके चल रहा है। वो तो अलग है, वो चलो पैसा और दान वान तो अलग बात है, बट अब उसे वैश्विक मंचों में जब प्रधानमंत्री खड़े होते हैं ना हमारे, जब देखता है कि प्रधानमंत्री से सारे लीडर वर्ल्ड के सब आ रहे हैं, अकेले खड़ा है एक कोने, मतलब एक व्यक्तित्व, जादुई करिश्माई व्यक्तित्व है, मैं सही बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व खासकर अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए, आप भारत की पॉलिटिक्स में तो चलो बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे मुद्दों पे हम आके खड़े हो जाते हैं, है ना, वो अलग मैटर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे सबके लिए करिश्मा है ये व्यक्ति, ये मान के चलिए। पर्सनालिटी के तौर पे देखा जाए तो सर बहुत मतलब ये ऐसा लीडर ही नहीं है पूरे विश्व में। आप ये भी देखोगे इतिहास में एक समय लिखा जाएगा नाम ये कि एक ऐसा जादुई करिश्माई लीडर आया था। सर जहाँ भी जाते हैं ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि सब एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, जैसा ऐसा लगता है कि उस देश के राष्ट्र प्रमुख यही हैं, वैसे डील करते हैं। वहाँ के जो भी डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं या उस देश की प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिभा है इनके अंदर। उस देश को फील करा देते हैं इंडियन कल्चर के साथ, और इंडिया को सल्यूशन बता देते हैं कि हम ही हैं, देखो। वो जो फीलिंग है, एक इमोशनली कनेक्ट करने की जो पावर इनके अंदर है, वो पावर बहुत अलग है। और दूसरा क्या है इनके साथ, दूसरी इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि बहुत पोलाइट नेचर है। इंटरनेशनली आप देखें बहुत रेस्पेक्टफुल नेचर है, सबका रेस्पेक्ट करते हैं। और थोड़ा सा क्या है कि कुछ इनके व्यवहार ऐसे हैं ना, आचरण। अमेरिका गए तो फास्ट ही था, नवरात्रि का फास्ट चल रहा था उनका, फ़र्क पड़ता है। कई बार ओबामा ने ये बात बोली कि यार ये कैसे व्यक्ति हैं, 9 दिन खाना नहीं खाते, हम तो 1 दिन ना खाएं तो मर जाएं। कभी हो सकता है वो एक प्रभाव कर जाता है। उसने जब अपने भाषण में ये बात लेकर के आए कि यार ये नींबू पानी में रहते हैं,
तो जो लीडर्स होते हैं ना, वर्ल्ड लीडर्स, उनको छोटी छोटी बातें, हैबिट्स और जिस तरीके का करिश्मा इंडिया में चलता है, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, जितने स्टेट है सब में प्रधानमंत्री के दम पे वोट आ रही है। एक आदमी के दम पे इतिहास में कभी भी वोट नहीं पड़ा। यह हिस्ट्री है, क्रिएटेड हिस्ट्री। 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव एक तरफा। आप लोगों को नहीं पता कि उनका सांसद कौन है, लोगों को पता भी नहीं करना कि उनका सांसद कौन है, पता भी नहीं करना कौन है। हाँ, वो जानना भी नहीं चाहते कौन है, उन्हें बस ये पता है कि प्रधानमंत्री हमारा ये है। तो ये जो करिश्मा क्रिएट हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, आज भारत को लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो चेहरा हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने सबसे बड़ी कर दी कि इंडिया के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके महत्व को इन्होंने बहुत ऊंचा कर दिया। एक भारतीय नागरिक की वैल्यू क्रिएट कर दी इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे एक अमेरिकी व्यक्ति की वैल्यू होती है ना, अमेरिकी व्यक्ति को यदि कहीं कुछ हो गया तो अमेरिका रिस्पॉन्ड करता है, वैसे एक भारतीय को, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कुलभूषण जाधव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक चले गए। बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारे लोग अमेरिका में, सरबजीत जैसे कितने लोगों के राइट्स में वो मर गए बेचारे, खत्म हो गए उसी धरती में। पर ये गवर्नमेंट क्या जूझ जाती है एक भारतीय नागरिक के लिए। यमन संकट आया, सब भारतीयों को उठा करके उनको सुरक्षित निकाला। यूक्रेन संकट आया, पूरे भारतीयों को निकाल के लाए। कोविड आया, सबको उठा के लाए, हर जगह से उठा के एक एक भारतीय को। तो ये सुप्रीम पावर इंटरनेशनल लेवल पे कि यार इंडिया अपने नागरिकों को कितना प्रमोट करता है, उनके लिए कितना सोचता है, सभी एम्बेसियों से डायलॉग करना, ये इसी गवर्नमेंट में संभव हुआ है। पहले होता था, ऐसा नहीं होता था, बट जो एक तरीके से क्या है ना, बहुत सक्रिय तरीके से होनी चीज़ें चालू हुई। ये सबसे बड़ी एक करिश्माई, और इसी कारण से, और जिस तरीके से एक विजनरी गोल है इनका कि अब 2 चीज़ें प्राप्त होंगी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। एक तो निवेश, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट बहुत बड़ी चीज़ होती है, निवेश आपका क्रेडिट से मिलता है। दूसरी चीज़, एक सुपर पावर के तौर पे भारत लीड तब कर पाएगा जब भारत एक टीम लीडर के तौर पे उभरेगा, जो कई देशों को लेके चल सके। जैसे सार्क में हम टीम लीडर नहीं रह पाए, हमने कोशिश की, अभी भी लीडर हम ही हैं, बट वहाँ पे टीम लीडर नहीं हो पाए क्योंकि हमें अपने ही प्रॉब्लम्स में कुछ में उलझा दिए गए। तो एक विजनरी व्यक्ति जब कुर्सी में बैठा हुआ हो तो निश्चित तौर पे चीज़ें संभव हो जाती हैं। और पीएम सर एक और ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है सर कि जैसे कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रिएक्ट रहता है इनका सर। जैसे कि किसी से माइंड अपसेट हो जाए तो इतना वो केयर नहीं करते, जैसे कि दूसरे देश में गए तो वहाँ एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलती है, यहाँ देश में आ जाएंगे तो अलग ही। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड को लेकर के कहते हैं कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन को आप डील करते हो, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। कल की प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम उनको इम्पैक्ट नहीं करती है। कभी प्रधानमंत्री को देखिएगा, देश भर में किसान आंदोलन भी चल रहे थे, लेकिन उन्होंने रेगुलरली काम करना चालू। नहीं, ऐसा नहीं न्यूज़ वो नहीं देखते होंगे, वो भी देखते होंगे। सब तो उन्हीं के नाम पे अग्निपथ थी, स्कीम थी, अभी चल रहा है, लेकिन वो रेगुलरली अपने काम की गति को नहीं रोक रहे हैं, वो कंटिन्यूअस चल रहा है। यदि विरोध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और साथ में आके ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करते, एक टाइम के बाद एनालिसिस के साथ उसको रिएक्ट भी करते हैं। हर ओकेज़न में आपको मिलेंगे प्रधानमंत्री, हर महीने आपके पास आ जाते हैं मन की बात करने। ये बहुत बड़ी बात होती है, देश के पूरे नागरिकों को मन की बात के साथ जोड़ना रेगुलरली। जब से प्रधानमंत्री 2014 से बने तब से कंटिन्यूअस हर महीने आते हैं आपके साथ। अब आप सुनते हो मन की बात, नहीं सुनते हो अलग मुद्दा है, बट आप देखो तो उसमें कैसे नागरिकों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो, प्रगति के साथ। तो एक विजनरी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है, और उसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका सम्मान है, इनका रिस्पेक्ट है। अमेरिका का जब ट्रंप के चुनाव थे ये वाले, अभी तो अमेरिका में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, बताओ, है ना। वो क्या था, नमस्ते ट्रंप यहाँ पे इंडिया में हुआ था, और अमेरिका में क्या हुआ था, हाउडी मोदी प्रोग्राम। वो क्या था, ट्रंप का चुनाव प्रचार करने। आपने शायद एक सीन देखा हो, उसमें प्रधानमंत्री ट्रंप को पकड़ के पूरा घूमते हैं स्टेडियम। कभी पॉसिबल, कभी इतिहास में नहीं हुई, हिस्टोरिक घटनाएं हैं ये, कि कोई प्रधानमंत्री पब्लिक के पास, अमेरिका के, विश्व के, उसी के देश में, चलो इंडिया में अलग मामला हो,
उसी के देश में जा कर के उसको हाथ से पकड़ के पूरा पब्लिक के बीच में, भारतीयों के बीच में ले जाके खड़ा कर दे। और ये अचानक घटना है, सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ हाँ, तो ये चीज़ें वो ऐसे ही करते हैं। मुझे याद है जब 2015 में राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे, तो उस समय इंडिया गेट में परेड में वो सम्मिलित होने थे, तो उस परेड में हम भी गए थे। मतलब 2015 में ये था कि यार ओबामा आ रहे हैं, मतलब एक क्रेज़ था ओबामा को, उसकी भी लोकप्रियता बहुत अच्छी थी ओबामा की भी, तो उसको परेड देखने गए। तो जब हम गए तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी को हमने आकस्मिक देखा कि जब वो जो वापस जा रहे थे, सब लीडर तो चले गए पर वो बीच में उतर गए। उनकी चीज़ें प्लान नहीं होती, उनके दिल में बात आई, बीच उसमें गाड़ी रुकवाई, उतर गए सबके साथ। अब सिक्योरिटी गार्ड, पहला मौका था, उनका पहला 26 जनवरी था। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह तो चलो अलग मैटर हो गया। तो वो थोड़ा सा क्या है ना कि एक पब्लिक से ये चीज़ें जब रियल में आपके अंदर होंगी तभी दिखेंगी भी। यदि प्राउड पहले से हो कि यार मैं तो अब प्रधानमंत्री बन गया, मैं तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ नहीं दिखती उनमें। तो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी का कोई काट नहीं है, अभी तक तोड़ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो दूसरे लीडर हैं, चलो एज अ लीडर देखें यदि हम उनको, उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं। जैसे आप कभी देखते हैं उनका पहनावा, उनकी बात करने की शैली, एजुकेटेड पर्सन भी है, प्रधानमंत्री जी भी एजुकेटेड है, तो वो कुछ लीडरशिप क्वालिटी। और तभी देखिए दिल्ली में 67 सीटें जब जिसके हाथ में आ जाए, 2-3 सीटें छोड़ दें तो सब उन्हीं के हाथ की। तो लीडर्स जो भी निकले हैं विश्व के करिश्माई लीडर्स, ये सब जादूगर हैं और क्या है, जिनके नाम पे पब्लिक पागल हो जाए, दीवानी हो जाए। एक समय इंदिरा गांधी का पर्चा भी ऐसे ही चलता था। इंदिरा गांधी के बाद जब इंदिरा गांधी ख़त्म हुई, हत्या कर दी गई उनके 1984 में, उसके बाद कांग्रेस के 7 लोग पागल हो गए। राजीव गांधी बोला 400 सीटें लो। इस तरीके से मतलब एक समय इमोशंस चलते थे। तो पॉलिटिक्स है, लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हमारे पास अभी प्रधानमंत्री जी जब तक है, मैं तो चाहता हूँ इनके रहते रहते ही सुरक्षा परिषद में हमें सदस्यता मिल गई तो बड़ी उपलब्धि होगी भारत की। बाकी जो भी आएगा फिर देखेंगे, क्योंकि ये इनमें है क्षमता इस चीज़ की, करवा सकते हैं दबाव बना के हर तरीके से। मतलब ऐसा लगता है सर कि जैसे कि व्यक्तिगत परिचय हो इनका सभी लीडरों से, हाँ, मतलब इनके प्रेम करते हैं सर। वो तो देखो अब यहीं पे फ़र्क पड़ता है ना। ये क्या है, इंट्रोवर्ट भी हैं और एक्सट्रोवर्ट भी हैं। जिस तरीके से हाँ, बातचीत करना, मिलना, गले लगा लेना। आपने कभी देखा हो, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था G7 समिट में, अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद प्रधानमंत्री का रिएक्शन देखना आप, कभी तुरंत ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनके बराबर साथ जाके नहीं खड़े होते। दिमाग देखिए कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया, पीछे से आके हाथ रखा, जैसे ही देखते हैं, देखने के बाद एक रिएक्शन उनके चेहरे पे अचानक से आता है कि अरे आप आ गए, मतलब उनको एक फील कराना है ना। और फिर उनके बराबर नहीं खड़े होना, नीचे ही खड़े, ताकि उसको और थोड़ा सा वो लगे कि हाँ चलो ठीक है मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि आप किस तरीके से लीड करते हैं देश में। तो ये विश्वास जीतना होता है। अब आज अमेरिका यदि उनको पकड़ रहा है ना किसी कार्यक्रम में, तो अब ये समझ सके कि इंडिया की क्या अहमियत बन रही है। अब आने वाले 5 साल बाद भारत क्या होगा, है ना। तो बस ये है कि ये विजनरी लोग ही करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे यदि एक बार ये सुरक्षा परिषद सुधार की स्थिति बन जाती है तो भारत निश्चित तौर पे इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, कोई इग्नोर नहीं करेगा इंडिया को। ठीक है, चलो छोड़ते हैं आगे। कहाँ पे हैं हम लोग? अमेरिका ने जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता का सबसे बेहतर दावेदार माना है, जिसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण क्या है, जर्मनी और जापान का, ये सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले देश हैं। यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा जो फंड देता है वो जापान देता है, फिर जर्मनी, यूएस ये देते हैं। ठीक है, तो लिखिए दोनों देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक योगदान सर्वाधिक है। वहीं दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। वहीं दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। आलोचकों के अनुसार ये दोनों राष्ट्र अमेरिका पर निर्भर हैं
तथा अमेरिका के सामरिक मित्र हैं। अब अमेरिका इन्हें दोनों को क्यों चाहता है? क्योंकि उसको यह है कि ये आ जाएंगे तो कभी वीटो और ये सब, मेरा धड़ा मजबूत हो जाएगा। अमेरिका के सामरिक मित्र है, इसलिए स्वतंत्र निर्णय लेने में ये अक्षम रहेंगे। अब जर्मनी का शामिल होने का मतलब क्या है? 4 हो जाएंगे, 3 तो अभी भी हैं, 3 देश यूरोप के, चौथा देश भी सम्मिलित हो जाएगा तो यूरोप हो जाएगा। स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम है। जब 3 यूरोपीय देश सुरक्षा परिषद में पहले से ही शामिल हैं, जब 3 यूरोपीय देश सुरक्षा परिषद में पहले ही शामिल हैं, तो जर्मनी को सम्मिलित करने से यूरोपीय देशों की संख्या समानुपातिक रूप से ज़्यादा होगी। सदस्यता का विस्तार वीटो के साथ हो या बिना वीटो के, सदस्यता का विस्तार वीटो के साथ हो या बिना वीटो के, इस बिंदु पर भी मतभेद हैं। इस बिंदु पर भी मतभेद हैं। जिनेवा स्थित दक्षिणी केंद्र के अनुसार, जिनेवा स्थित दक्षिणी केंद्र के अनुसार सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए तथा वीटो शक्ति का पूर्णतः उन्मूलन कर देना चाहिए। क्योंकि वीटो के द्वारा मुट्ठी भर राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। कुछ का कहना है कि भैया वीटो गायब कर दो, वीटो छोड़ के चाहे जो बना दो, लेकिन बड़ा कठिन है ये। दक्षिणी केंद्र के अनुसार सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ही समाप्त कर दी जाए तथा वीटो शक्ति का पूर्णतः उन्मूलन कर देना चाहिए, क्योंकि वीटो के द्वारा मुट्ठी भर राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है तथा इसका कार्य भी प्रभावित होता है। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र का, तथा इसका कार्य भी प्रभावित होता है। दक्षिणी केंद्र एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनेवा में ही अवस्थित है, उसके द्वारा ये बोला गया। इसका नाम एक तरीके से ये समझिए कि एज अ थिंक टैंक के काम करता है ना। अब देखो यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। सुधारों की आवश्यकता में 2 मुद्दे तो है ही हैं। एक मुद्दा है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, दूसरा वैधानिकता, तीसरा एक समान वैश्विक व्यवस्था बनानी है। समान वैश्विक व्यवस्था का मतलब क्या है बताइए? समान वैश्विक व्यवस्था का मतलब क्या है? समान वैश्विक व्यवस्था का मतलब यहाँ पे ये है वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखना। लोकतंत्र समझते हैं क्या होता है? लोकतंत्र सामने वाले के विचारों से भी सहमत हो, हाँ? जनता का जनता के लिए शासन, ये लोकतंत्र की
एक परिभाषा है, बट लोकतंत्र का यदि स्वरूप देखें, लोकतंत्रीकरण का मतलब क्या होता है? घर में यदि 5 लोग हैं ना, तो पांचों के विचार सुने जाएं। जनता का जनता के लिए शासन, जनता के विचार सुने जाएं। किसके लिए? जनता के लिए। जनता के द्वारा विचार सुने जाएं। जनता जो कहे, किसके लिए कहे? जनता के लिए कहे। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। तो जनता का मतलब है वहाँ पे, अब यहाँ पे प्रतिनिधि, जैसे अभी क्या हुआ, संसद में पूरी बहस हो, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष, हमारे यहाँ पे जनता का मतलब क्या है? जो हम चुन के भेजते हैं अपने नेता, मंत्री, विधायक, सब ये हमारी जनता है, हमारे लोग हैं। महाराष्ट्र में देख रहे थे जनता का क्या हुआ, जनता ही थी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी बाहर गए थे तो न तो व्यक्तिगत गए थे बल्कि पूरे भारत के लोग उनके अंदर समाहित थे। प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करने का मतलब है देश के 121 करोड़ की आबादी, उन सब के प्रधानमंत्री हैं वो एक व्यक्ति नहीं है कि आप सोचे कि प्रधानमंत्री डील करके आ गए। वहाँ पे डील भारत की जनता कर रही है, क्योंकि हम सबके प्रधानमंत्री हैं और वो हम सबके लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत थोड़ा ना वो करके आए, तो देश के लिए करके आए ना। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इस हिसाब से बनाया गया, क्योंकि चुना उन्होंने, बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, और वो काम किसके नाम से होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव का सिस्टम कैसा बनाया गया? अभी देखो राष्ट्रपति चुनाव भी है, कौन बनने वाली है इस बार? द्रौपदी मुर्मू जी जो है। बताइए कितना बड़ा सौभाग्य होता है इस पद का कि रिजल्ट आने से पहले ही पता चल जाता है कि अब की बार यशवंत सिन्हा जी को मुझे भी लगता है निर्विरोध जिताना चाहिए था ये वाले उसको, द्रौपदी मुर्मू जी को। अब उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, आप लोग भी सुनिएगा, ऐसे मतलब सुननी चाहिए डिबेट। सुनी कि नहीं सुनी? यशवंत सिन्हा जी का भी जो पहला ABP पे आया था, दुनिया फालतू भर की चीज़ें सुननी है इधर उधर की। उनका भी जो पहला इंटरव्यू हुआ सुनिएगा, उसमें उन्होंने पक्ष रखा गया कि भाई आपको तो बैठ जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे देश में एक नए तरीके का एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया कास्ट के आधार पे कि अरे अनुसूचित जनजाति से हैं या अनुसूचित जाति से हैं, ये महिला हैं, क्या ये आधार होने चाहिए? दूसरा जो उन्होंने पक्ष रखा कि भारत का राष्ट्रपति जो है सबसे इंपॉर्टेंट पद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद। इस पद की गरिमा कितनी है, इस पद को बनाया किस लिए गया है, तो इस पद पे कोई रबर स्टैंप नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने ये बात कही कि ये जो राष्ट्रपति बनेंगे रबर स्टैंप राष्ट्रपति हैं, मैं बनूंगा, मैं रबर स्टैंप नहीं हूं। अच्छा लगा, स्टैंड उन्होंने अपना लिया, ये मैं रबर स्टैंप नहीं बनूंगा। ऐसे नहीं होता। देखो ये वो कह रहे हैं, आप समझिए। अब यहाँ पे बात, अब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, ये उनके कहने से है। अब रामनाथ कोविंद जी थे, देखो राष्ट्रपति के कार्य भाव से पता चलता है कि वो रबर स्टैंप है कि नहीं है, कार्य से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए किसान बिल ही आए थे, राष्ट्रपति पूरे देश के थे, किसान बिल पे अध्यादेश के थ्रू आए, तो राष्ट्रपति ने यदि एक बार क्वेश्चन कर दिया, यदि राष्ट्रपति ने आकर के एक बार उस पर अपील कर दी राष्ट्रपति ने, तो उससे दिखने लग जाता है कि जैसे प्रणोदा थे, एक बार भी अगर पुनर्विचार किए बोलने तो हाँ देश में मैसेज बिल्कुल वो होता है, फर्क पड़ता है कि भाई आपके पास कोई मैटर आ रहा है तो अरे ठीक है हो गया। यदि उस मैटर पे आपने, ज्ञानी जैल सिंह थे, प्रणब मुखर्जी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, राष्ट्रपति पद पे बहुत गरिमावान लोग आए हैं जिन्होंने आकर के उस काम को किया है प्रॉपरली। तो कई बार होता है कि एटलीस्ट जब आप बनाए जाते हैं, आप प्रेजेंट किए जाते हैं, तो अब जैसे रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप देखें कि हर मैटर पे, चाहे जो भी मुद्दा रहा हो, एक मूक सहमति रही उनकी हर मैटर पे, है ना। हर कानून को लेकर के अध्यादेश कितने सारे आए, ये सारी चीज़ें आई। तो एक राष्ट्रपति के तौर पे यदि हम ये बात कहें कि राष्ट्रपति और जिस तरीके से सरकार के साथ उनका एक वो होना चाहिए, निर्विवादित रहा ये कार्यकाल उनका,
लेकिन कहीं ना कहीं पे एक रबर स्टैम्प के तहत भी उन्होंने काम किया। जो मंत्रिमंडल द्वारा बोला गया उसको उन्होंने अनुपालन का किया हूबहू। जबकि आज के टाइम पे राष्ट्रपति कोई पावर है नहीं, यदि आपने पढ़ा हो तो मंत्रिमंडल के खिलाफ तो जा भी नहीं सकते हैं वो कई मैटर पे। हाँ, ये चीज़ें हैं, बिल्कुल ये फ़र्क पड़ता है, एक पर्सनालिटी का फ़र्क पड़ता है। प्रणब मुखर्जी जब बैठे थे, हमें पता है उनके डिसीजंस, उनका काम करने की शैली, वो व्यक्ति थे राष्ट्रपति के पद पे थे तो पद, अब जैसे उपराष्ट्रपति अभी के वेंकैया नायडू जी, ग्रेट पर्सनालिटी हैं बीजेपी से, बट कभी आप काम करने की पद्धति देखिएगा उनकी। हाँ, जब बैठते हैं वो सदन पे और कभी काम करने की पद्धति देखिएगा, कभी उनके स्पीचेस सुनिएगा तो आपको दिखेगा कि ये कितने निष्पक्ष उपराष्ट्रपति हैं। उसी पार्टी ने चुना, लेकिन वो रबर स्टैंप नहीं है। तो ये पद पे व्यक्ति के व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि आप सही को सही, गलत को गलत बोलने की क्षमता रखते हैं या नहीं। तो वो ठीक है, देखो अब यशवंत सिन्हा, वो जो भी मैटर है, चुनाव है, चुनाव होने तो क्यों आप बैठाना चाहते हो? चुनाव हो, जो जीते वो राष्ट्रपति बने, यही तो हमारा संविधान कहता है। जबरदस्ती बैठ जाना चाहिए? यदि चुनाव हो रहा है तो चुनाव हो, जीते तो राष्ट्रपति बन जाए, भारत के शपथ लें। वो कोई बुराई नहीं है, ऐसे बैठने का भी तो टैग लग जाएगा कि लड़े ही नहीं। युद्ध हार जीत से नहीं तय होता है, युद्ध में कर्ण भी जीता, अर्जुन भी जीता, क्योंकि कर्ण ने हिम्मत दिखाई अर्जुन के सामने लड़ने की। ये समझिए, युद्ध जीता जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके हौसले से। आपका हौसला कैसा था? जब सिकंदर भारत आया और पोरस ने युद्ध लड़ा, उस वीरता के साथ उसने लड़ा कि सिकंदर जाते जाते पूरा साम्राज्य वापस करके गया और उसने कहा कि मैंने इतने युद्ध लड़े, पूरा विश्व विजय किया, पर मैंने ऐसा वीर कहीं नहीं देखा। पृथ्वीराज ने युद्ध लड़ा पर मोहम्मद गौरी उसे सलाम करके गया कि यार ये अलग ही चीज़ है ना? नरेंद्र मोदी के खिलाफ युद्ध है सर, वो राष्ट्रपति चुनाव में कौन डायरेक्ट बैठाना चाहते हैं, जिनकी बात कर रहे हैं कि बैठ जाए वो। प्रधानमंत्री जी कहाँ से आ गए इसमें? अंततः उनकी पार्टी लाना नहीं, पार्टी अलग चीज़ है, देखो चुनाव अलग है, वो तो समर्थन है, जुटाएं एक दूसरे का। अब यहाँ पे चेहरे की बात भी होती है, क्रॉस वोटिंग की बात भी होती है। क्रॉस वोटिंग मुझे तो नहीं लगता कोई करेगा, बट करने को हो भी सकता है। मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था कि चलो सेंट्रल में इनकी सरकार है, बट अभी बहुत सारे स्टेट हैं आपके पास पूरा का पूरा तमिलनाडु है, केरल है, आपके पास आंध्र प्रदेश है, आपके पास तेलंगाना है, आपके पास नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट हैं, आपके पास महाराष्ट्र था महाराष्ट्र नहीं रहा, महाराष्ट्र अब फिर अलायंस में आ चुका है। शिवसेना पहले भी, महाराष्ट्र एक तरीके से इतिहास दोहराया गया है, बस इतनी सी बात समझ लीजिए। महाराष्ट्र पहले भी शिवसेना और एनडीए का घटक दल हुआ करता था, शिवसेना एक टाइम पीरियड पे, फिर घटक दल बन गया, चेहरे बदल गए बस। पहले ठाकरे साहब उसके हेड होते थे, अब शिंदे साहब हो गए, ठाकरे से शिंदे में बात बदल गई। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास पूरा छत्तीसगढ़ है, आपके पास राजस्थान है, बिहार के भी काफ़ी बड़ी मेजोरिटी है, पूरा पश्चिम बंगाल है, बट जीत नहीं पाएंगे। क्या जितना हो, जीतने में दम लगेगी, जीतना कठिन हो जाएगा। पंजाब है पूरा, देखो समर्थन जुटाएं, कितने जुटा पाते हैं। पर मेरे हिसाब से लोकतंत्र में तो विकल्प होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 2 राष्ट्रपतियों में चुनाव ही नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 होने चाहिए सामने, उनसे एक निकले। 10 राष्ट्रपति सामने दिखने चाहिए, उनसे एक राष्ट्रपति बने, तभी तो चुनाव माना गया कि हाँ चुनाव हुआ है। एक को ही सब कुछ बना दे रहे, आप ही हो प्रभु, आप कहाँ थे अभी तक, चलो राष्ट्रपति पद आपका बैठा हुआ खाली है ना। द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव लड़ना है, फाइट करके आना है, जीतेंगी, भारत की राष्ट्रपति बन जाएंगी। ठीक है ना, तो जो मूलतः यही होना चाहिए। नेक्स्ट आगे कहाँ पे हम लोग, कहाँ पे हैं? हाँ ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, सुधारों की आवश्यकता क्यों। 2-3-4 पॉइंट लिखवाऊंगा यहाँ पे। पहला पॉइंट लिखिए,
एक समान विश्व व्यवस्था, एक समान विश्व व्यवस्था जो वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक अधिक न्यायसंगत लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है। दूसरा है समावेशिता। समावेशिता समझ रहे हैं? पावर को समावेशी बनाना। समावेशी का मतलब सब तक पहुंचाना, तो सब तक पहुंचाने का मतलब सभी महाद्वीपों तक पहुंचाना। तो लिखिए इसमें, विकासशील देश जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आदि को भी सुरक्षा परिषद में सुधार के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है। तथा बहुपक्षीय संस्थानों में हितधारक बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, नए खतरों का शमन। इसमें लिखिए, कोरोना महामारी के दौर में बढ़ता हुआ संरक्षणवाद, आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को, अब क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, यदि आप विश्व के अन्य किसी देश को नहीं लेंगे तो आप संभाल पाएंगे, उस समस्या का समाधान कर पाएंगे? सबको मिलके करना पड़ेगा। एक ऐसी प्रॉब्लम है। कार्बन को रोकना है तो सभी। हाँ, अमेरिका यदि चीन कहते भाई तुम लोग कर लो अपना अपना जलवायु सही, जब सही हो जाए मुझे भी बता देना, तो पूरा विश्व, तब भी वही बात है, फिर वो उत्सर्जन कर रहा है, यहाँ हम सुधार रहे हैं, क्या फ़ायदा? जब सब बैन करेंगे तब फायदा है ना। तो जितना सुधार रहे हो पता चला उतना उसने उत्सर्जन करके बराबर कर दिया कि जाओ। समझ गए ना। एक ये बड़ा इश्यू लिख लो, नए खतरों का शमन, कोरोना महामारी के दौरान बढ़ता हुआ संरक्षणवाद, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का साझा मुकाबला। नेक्स्ट, कोविड के परिणाम स्वरूप उभरे हुए आर्थिक संकट में एक हताशा भरे समय में आशापूर्ण उपायों की आवश्यकता होती है। आर्थिक संकट के हताशा भरे समय में आशापूर्ण उपायों की आवश्यकता
आशापूर्ण मतलब एक ये सुरक्षा परिषद में सुधार होना, ये भी इकोनॉमी के लिए बड़ा बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्या कारण हुए। अब नेक्स्ट श्रेणी डाली सुधार के प्रस्ताव। सुधार के क्या क्या प्रस्ताव हुए और क्या किन सुधारों की आवश्यकता है, किन किन सुधारों की आवश्यकता है बताएं। कई सुधार करने हमें। पहला सुधार स्थायी सदस्यता को लेके है, क्या करिए 5 से बढ़ाइए, 5 भर में बात नहीं बनेगी। ठीक है, या फिर रोटेट कर दीजिए स्थायी सदस्यों को भी कि कुछ दिन ये रहेंगे, कुछ दिन ये रहेंगे, कुछ दिन ये रहेंगे, ऐसा परमानेंट मत रखिए, ये भी किया जा सकता है। एक ऑप्शन ये भी है, 5-5 साल के लिए कर दीजिए। 5-5 साल के लिए झांसा 5 साल कुछ ज़्यादा हो गया। ज़्यादा? अरे ज़्यादा क्यों है? ऐसा हो तो सभी अपने मामले में विड्रॉ करने लगेंगे। फिर पाकिस्तान के बाद एक साल आतंकवाद में विड्रॉ कर रहा है। कौन आतंकवाद से करेगा? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान को भी चाह रहे हैं कि वो भी न प्रवेश कर जाए, उसका समर्थन कौन करेगा यूएस में? सर जैसे कि रोटेट वाले माध्यम से हुआ तो पाकिस्तान को भी 5 मिलियन मिलेगा ना, सबको थोड़ी नहीं। उसके लिए महासभा, सबको नहीं, जिसका अर्थव्यवस्था में योगदान है कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा ना रूल। पाकिस्तान क्या है, वो वीटो पावर देंगे आप उसे, हैं? देश है वो, अपने कर्जों की तरह कितना वो 10 रुपये नहीं खर्च करता यूनाइटेड नेशन में। भारत को क्यों हम बोल रहे हैं, भारत पूरे विश्व में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनमें वैश्विक शांति के लिए अपनी सेना भेजता है। यूनाइटेड नेशन खर्च होता है, वो सेना भेजता है भला। उन्हीं की प्रॉब्लम फैलाई हुई रहते को समेटने के लिए भारत जाता है। वैश्विक समस्याओं में, कोविड में जैसा इन्होंने बताया, कोविड में आके भारत खड़ा हो गया, है ना। अफ्रीका में बहुत सारे सुधार कार्यक्रमों में हम लगे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रोग्राम है उसमें भारत सबसे अग्रणी देश के तौर पे है। पोलियो को खत्म करने में पूरे विश्व से भारत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो भारत है। पाकिस्तान आप वो तो खुद ही पोलियो नहीं लगवाने देते। हाँ, पोलियो अब जाके उनको समझ में आया पोलियो खत्म करना है। तो उनका तो कॉन्सेप्ट अलग ही था। हाँ, अलग ही कॉन्सेप्ट था उनका। सही कह रहे हैं, वैक्सीन भी नहीं लगवाने दे रहे थे। हालत बहुत खराब हो रही है। खराब हो रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे पैदा नहीं कर पाए, वहाँ के कॉन्सेप्ट ऐसा थे। कॉन्सेप्ट बना रखे हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने, वो धर्म के खिलाफ उसको धार्मिक रूप दे रहे हैं। हाँ सर, मैं कह रहा था कि सर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सर हमको जरूर मौका मिला है। हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं कौन सी दूसरी भाषा में हूँ। हाँ, सब यही तो बोल रहे हैं। पाकिस्तान का नाम ही कहाँ से आ गया? दिमाग में नाम ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं पाकिस्तान। 10 से 15 देश ऐसे बनाए जाए, रोटेशन में दे दीजिए, मतलब कई विकल्प है। मैं कई मॉडल लिखवाऊंगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान तो ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं नहीं आता। आने वाले 50, 100, 200, 1000 साल बाद भी नहीं आएगा। अरे सर, यहाँ आरएसएस के जो चीफ है वो बोल रहे हैं कि 10-15 साल में पाकिस्तान आ जाएगा। भारत का कॉन्सेप्ट दे दिए इस समय जो। कहाँ जा रहे हैं आप? आप उधर मत जाइए, 15 साल बाद देखिएगा जब हो। उस इन सब मैटरों में नहीं पड़ना है। चुनाव तो नहीं लड़ना, चुनाव तो नहीं लड़ना, फिर इस मैटर पे जाना ही नहीं। फिर सुन, एक कान सुनना, दूसरी कान से तुरंत नहीं सुनना ना, नहीं उसको अप्रिशिएट करना ना, उसके बात करनी है आपको। कॉन्सेप्ट दे ना दे, पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। हिस्सा बने ना बने, नया देश जरूर बन जाएगा। जैसे बांग्लादेश बना है ना, वैसे ही पाकिस्तान में भी 2 भागों में विखंडित होगा। फिर देखिएगा, इसका जो नीचे वाला धड़ा है, जब से चीन को लीज पे दिया है, बड़ा विद्रोह हो रहा है वहाँ पे। हाँ, चलो एक नया पाकिस्तान और बन गया वहाँ पे। अरे नहीं, ऐसे वीटो नहीं, कोई वीटो कोई रेवड़ी है, सबको बांट रहे हैं। कोई प्रसाद चल रहा है कि भाई ये भोग है, सबको बांटना है। वीटो ऐसे थोड़ा ना मिलेगा किसी को। वीटो के कारण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूरोपीय देश हाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वही सब चीज़ें हैं। तब अब समझो तो अब मैं वीटो के मॉडल प्रस्ताव, सुधार के प्रस्ताव पे आ रहे हैं। ठीक है, लिखिए क्या क्या सुधार के लेकर प्रस्ताव आ चुके हैं, मॉडल क्या हैं। ठीक है, जो मॉडल आए हैं उन मॉडल को एक बार समझिएगा। लिखिए, 11 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने
क्या 11 मार्च 2005 बोला है मैंने। 11 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 24 करने का सुझाव दिया। लॉटरी लग गई वैकेंसी जस्ट 5 गुना कर दिया। मतलब कि क्या इसका कंडीशन भी रख देंगे तो कोई बात नहीं, मॉडल है बस, ये कुछ ये नहीं बोलना है। सारे ही नहीं कर पाएंगे कुछ लोग। महासचिव कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 24 करने का सुझाव दिया है, परंतु यह वृद्धि बिना वीटो के होगी, मतलब वीटो किसी के पास नहीं होगा। यह वृद्धि बिना वीटो की होगी। इन्होंने इसके लिए दो मॉडल सुझाए। पहला मॉडल, अभी कितने सदस्य हैं टोटल? 15 अस्थायी 10, 5, 15 कोई खेल खेल रहे हैं पोसमपा वाला? 10, 5, 15 हैं? 15 सदस्य हैं अभी, तो 24 बोल रहे हैं, तो कौन से ज़्यादा बोल रहे हैं? कितने बढ़वा दिए? 9 ही तो बोले, और प्लस होने चाहिए। अभी टोटल आपके झटका खा रहे थे आपकी, अरे 24 हो गए, तो अभी टोटल हैं आपके 5 और 10 इधर, 5 इधर हैं और 10 इधर है, टोटल है 15। इन्होंने कहा 24 प्लस 6 इधर कर दीजिए, प्लस 3 इधर कर दीजिए। वीटो दोनों के पास, किसी के पास नहीं होगी। पहला मॉडल ये बोला गया कि बिना वीटो के 6 और बढ़ा दीजिए, मतलब इनके पास नहीं होगा वीटो, परमानेंट वालों के पास बिना वीटो के, बाकी के पास होगा। 5 के पास वीटो रहेगा। कहने का मतलब वो 5 ही पास रहेगा और बाकी सब बिना वीटो के 6 नए स्थायी सदस्य परमानेंट हो गए। चर्चा तो होगी, आपस में बैठ के बात तो कर लेंगे। अब कोफी मॉडल है, बात मत करो, बाकी अभी आलोचना करेंगे। आओ, महासचिव हैं, कुछ तो सोच के बोले होंगे ना, तो पहले उनका मॉडल लिख लो। देखिए 24 करने का सुझाव दिया, परंतु सदस्यों की संख्या यह वृद्धि बिना वीटो के होगी। इसके लिए इन्होंने 2 मॉडल सुझाए, जिसमें पहला मॉडल लिखिए बिना वीटो के 6 नए स्थायी सदस्य, बिना वीटो के 6 नए स्थायी सदस्य, 3 नए अस्थायी सदस्य, 3 नए अस्थायी सदस्य, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अभी भी 2 वर्ष ही कार्यकाल है। जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो लगातार दोबारा निर्वाचित नहीं होंगे, जो लगातार दोबारा निर्वाचित नहीं होंगे। सदस्यता में यह विस्तार क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। सदस्यता में यह विस्तार क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा, जिसमें एशिया और अफ्रीका से 2-2, जिसमें एशिया और अफ्रीका से 2-2, एशिया और अफ्रीका से 2-2, एशिया और अफ्रीका से 2-2, अमेरिका और यूरोप से 1-1 सदस्य लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला मॉडल ये हो गया। दूसरा मॉडल लिखिए। अमेरिका या यूरोप से एक ले जाएंगे।
दूसरा मॉडल में भी 24 ही होगी संख्या। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये तो परमानेंट वाला सॉल्यूशन था कि परमानेंट दे देते हैं आपको, 6 लोग नए ले आओ, हमेशा के लिए हो जाए बिना बीटो, बट बीटो 0 होनी चाहिए। बोला लेकिन यदि बीटो ही चाहिए, बीटो चाहिए यदि आपको, तो फिर परमानेंट नहीं आएगा, कोई भी परमानेंट नहीं होगा। 4 सदस्य ले आओ, वो 6 सदस्य नहीं, यहाँ पे अर्धस्थायी सदस्य, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया इन्होंने। स्थायी कोई नहीं लाएंगे, अर्धस्थायी लाएंगे 8 सदस्य, अर्धस्थायी, जिनको 4 साल के लिए चुना जाएगा। 4 साल के लिए चुनाव होगा। तो दूसरा मॉडल लिखिए, स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। 8 नए अर्धस्थायी सदस्य सम्मिलित होंगे, जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा, लेकिन इनका पुनर्निर्वाचन भी संभव है, मतलब फिर से चुनाव लड़ सकते हैं दोबारा लगातार। जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा, लेकिन इनका पुनर्निर्वाचन भी संभव है। एक सदस्य अस्थायी होगा, एक सदस्य अस्थायी होगा, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। एक अस्थायी, 8 आपके हो गए अर्धस्थायी और एक स्थायी, तो 9 हो गए ना टोटल, ये भी प्लस, तो 15 9 24, ठीक है। एक सदस्य अस्थायी होगा जिसका कार्यकाल 2 वर्ष होगा, लेकिन इसका पुनर्निर्वाचन संभव नहीं है। इनमें भी कुल सदस्यों की संख्या 24 होगी। अब नेक्स्ट क्या हुआ, एक इनका तो समझ में नहीं आया, इन्हें नहीं समझ में आया। बोले क्या बोल रहे हैं जी, पूरा मैटर इन्होंने डिसमिस कर दिया। G4 ने कहा कि अब हमारा प्रस्ताव सुनो। कह रहे वीटो नहीं दोगे तो बिना वोटों के हमें चाहिए भी नहीं सदस्यता, या तो सबका ख़त्म करो या तो हमें भी दो। इस कारण से कोफी अन्नान जी की जो लाया गया उसका कोई मतलब नहीं रहा। G4 ने अपना एक प्रस्ताव दिया, अपना एक मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया G4 ने, हम 6 नए स्थायी सदस्य चाहते हैं। बोला बीटो या नहीं बीटो, पहले बोला हामी भरो, हाँ या ना, बीटो की बात कर लेंगे। कोफी अन्नान का जो मॉडल था, उस मॉडल से ये मॉडल अपने आप में देखा जाए तो बहुत अलग नहीं था। इसमें बस ये था कि उसमें 9 सदस्य उन्होंने बढ़ाए थे, इन्होंने कहा हम 10 सदस्य बढ़ाएंगे, एक और बढ़ा दिया। इन्होंने कहा हमारा वीटो ले लो, पर इनका भी वीटो न रहने दो। बोला सुरक्षा परिषद फिर पावरफुल कैसे बनेगी, पावर ही खत्म है, वीटो ही पावर, एकमात्र पावर कारण तो सब नाच रहे हैं गोल गोल। कोई भी प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव को लेकर के वर्ग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें थी इनकी, कि हमें वीटो चाहिए भी नहीं, यदि हमें नहीं चाहिए तो फिर हमें किसी को नहीं देने देना, और यदि आप वीटो दे रहे हैं उन्हें तो फिर हमें भी वीटो चाहिए। ठीक है, तो इनका प्रस्ताव में लिख लो एक बार, लिखिए G4 का प्रस्ताव ब्राज़ील, भारत, जापान और जर्मनी द्वारा लाया गया। भारत, जापान, जर्मनी द्वारा लाया गया। भारत, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी द्वारा लाया गया। इनके सह प्रस्तावकों में बेल्जियम, भूटान, चेक रिपब्लिक,
बेल्जियम, भूटान, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिजी, फ्रांस यहाँ पे सम्मिलित है। देखिए इनके सह प्रस्तावकों में बेल्जियम, भूटान, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, फिजी, जॉर्जिया, यूनान, हैती, होंडुरास, आज मैं पूरे 193 देश लिखवाऊंगा अभी, होंडुरास, आइसलैंड, किरीबाती, आइसलैंड, किरीबाती, लिथुआनिया, लाटविया, आंखों के सामने दिखने चाहिए ये देश, दिख रहे हैं? पलाऊ कहाँ है? कहाँ दिख रहा है मानचित्र में? पलाऊ अलास्का के पास दिख रहा है। कहाँ पहुँच गए आप? नौरू कहाँ दिख रहा है? यूरोप के यहाँ है सर। अरे दादी, हाँ द्वीपीय देश हैं ये, छोटे छोटे। किरीबाती कहाँ दिख रहा है? किरीबाती, हाँ किरीबाती भी माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया एरिया में है। नौरू भी वहीं पे है, सब वहीं पे हैं। मार्शल आइलैंड है वहीं पे। सब दिखाया मैंने एक एक करके, जूम करके, पर अब क्या बताएं, अपनी किस्मत ख़राब है ना। दिखाया मैंने, अब जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया वाले में ही मेलानेशिया, पॉलिनेशिया सब देख करके, जो मेन थे मैंने पढ़ाया क्लास में आपके, ठीक है। होंडुरास, आइसलैंड, किरीबाती, लातविया, लिथुआनिया। लातविया कहाँ दिख रहा है? क्या बोलते हैं? लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया तीनों मिला दें तो बाल्टिक स्टेट बन जाते हैं, ठीक है। लाटविया, लिथुआनिया, मालदीव, नौरू, पलाऊ, पोलैंड। पोलैंड कहाँ दिख रहा है? बॉर्डर साझा कर रहा है यूक्रेन के साथ। पोलैंड। पराग्वे कहाँ दिख रहा है? हाँ। पुर्तगाल कहाँ दिख रहा है? एक प्रायद्वीप है कोई, क्या नाम है उस प्रायद्वीप का? आइबेरियन प्रायद्वीप। स्पेन पुर्तगाल दोनों है उसमें। स्पेन बड़ा है, पुर्तगाल बड़ा है? स्पेन बड़ा है, ठीक है। पुर्तगाल, यूक्रेन दिख रहा है पूरे विश्व को दिख रहा है, सब जूम। अब अंतरिक्ष में दिख रहा है, मंगल वाले भी देख रहे हैं। हाँ, मिट नहीं रहा इस समय। सृजन और विनाश, ये प्रकृति के दोनों, जहाँ विनाश होता है वहीं नया सृजन होता है। नए सृजन की ओर जा रहा है, नया यूक्रेन बन के निकलेगा वो। जर्मनी जब 2 विश्व युद्धों में विनाश हुआ, उसका तो नया सृजन भी तो हुआ। आज उसी की चला रहे हो जितनी दुनिया भर की। तो हमेशा विनाश आपका सृजन भी है, ये आपके देखने का नज़रिया होता है। जब एक चीज़ आपकी ख़त्म होती है तो दूसरा बनता भी तो है। जर्मनी कैरेक्टर हमको थोड़ा शकुनी टाइप लगता है महाभारत में सर। आप बिहेवियर ही रहता है किसका? जर्मनी का? हाँ सर। शकुनी है क्या? हाँ ऐसा हमको लगता है। विश्व का शकुनी है, ठीक है। प्रस्ताव लिखिए, प्रपोजल्स। ये समर्थक थे इतने। प्रस्ताव लिखिए। 6 नए स्थायी सदस्य बिना बीटो के, लेकिन शर्त वही है, बीटो फिर हमें भी नहीं तो किसी को नहीं। दूसरा, G4 के अलावा 2 और स्थायी सदस्य अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका वालों को भी साथ में ले लिया इन्होंने। G4 के अलावा 2 स्थायी सदस्य, कितने हो गए टोटल? ठीक है, 6 नए स्थायी सदस्य, फिर G4 के अलावा 2। तो ये कौन से हो गए? G4 मतलब 4 2 6 ही तो हुए। 6 टोटल, 6 में 4 ये चाहिए और 2 और चाहिए, तो ये टोटल अफ्रीका महाद्वीप से दोनों होने चाहिए। कंपलसरी कर दिया इन्होंने। ये 2 अस्थायी सदस्य हाँ, अफ्रीका से होने चाहिए। मतलब इन लोगों को वीटो चाहिए नहीं चाहिए? 6 हैं टोटल। बीटो के बिना भी चलेगा, पर बीटो हम फिर किसी को नहीं देख पाएंगे किसी के हाथ में, ठीक है। तो बिना बीटो के भी स्वीकार किया इन्होंने। दूसरा, 4 अस्थायी सदस्य
4 नए अस्थायी सदस्य। ठीक है, कार्यकाल 2 वर्ष। टोटल कितने हो गए? 25। कुल सदस्य संख्या 25। तो ये G4 का कहना है। इसके बाद क्या हुआ कि G4 का विरोध करने वाले कुछ देश आके प्रकट हो गए। G4 ये क्या मांग रहे हैं, बीटो 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 बीटो। तो G4 के प्रस्ताव के विरोध में भी कुछ उतर आए। इनको बोलते हैं कॉफ़ी क्लब, कॉफ़ी कंट्रीज। इन्होंने बोला कि ये भी जो प्रस्ताव आया है ये आम सहमति के नहीं है, बिना ये ऐसे ही आ गया। तो इसमें कई देश हैं, अर्जेंटीना, कनाडा, कोस्टारिका, कोलंबिया, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान कॉफ़ी क्लब में वो भी इंटर हो गया, इटली, स्पेन, तुर्की। इन्होंने कहा कि ये सब भ्रम है, G4 और ये सब क्या है। ठीक है, पाकिस्तान को तो है ही, भारत कहाँ से आ गया, तो वो कॉफ़ी क्लब में सम्मिलित हो गया विरोध करने। ठीक है, तो नेक्स्ट यहीं डालिए कॉफ़ी क्लब का प्रस्ताव, कॉफ़ी क्लब का प्रस्ताव। और यही एक एजेंडा है कि उसका देश भी बर्बाद हो गया, अपने हितों को न संरक्षित करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो रहा है। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। कॉफ़ी क्लब का प्रस्ताव। देखिए, कॉफ़ी क्लब उन देशों के समूह को कहते हैं जिन्होंने G4 के प्रस्ताव का विरोध किया, जिन्होंने G4 के प्रस्ताव का विरोध किया। यह प्रस्ताव अर्जेंटीना, कनाडा, कोस्टारिका, कहाँ है कोस्टारिका? मध्य अमेरिकी देश में, होंडुरास, कोस्टारिका, हैती, जमैका, क्यूबा, है ना, कोस्टारिका, कोलंबिया, माल्टा, माल्टा द्वीप भी दिखाया था, माल्टा, मैक्सिको, मैक्सिको, पाकिस्तान, इटली, स्पेन, तुर्की द्वारा प्रस्तुत किया गया। तुर्की तो उसमें अपना नाम बदल के तुर्की कर दिया। कोई बात नहीं, प्यार से हम इसको तुर्की बोलेंगे। स्पेन और तुर्की द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसकी मांग निम्नलिखित है। पहला, स्थायी सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। स्थायी सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा, केवल 10 नए अस्थायी सदस्यों को बढ़ा दिया जाए। केवल 10 नए अस्थायी सदस्यों को बढ़ा दिया जाए। केवल 10 नए अस्थायी सदस्यों को बढ़ा दिया जाए, जिनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। जिनका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। इनके अनुसार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 25 होनी चाहिए। जिसमें दस ये कह रहे हैं कि वो बढ़ जाने चाहिए, लेकिन निर्णय का आधार 15 लोग होने चाहिए, जिसमें 15 मतों से निर्णय लिया जाए। मतलब वीटो पावर की जगह पे बहुमत को आधार बना दिया जाए, जिसमें 15 मतों से निर्णय लिया जाए। ठीक है, तो कॉफ़ी क्लब अलग है। ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए, भारत की स्थायी सदस्यता का दावा।
कोई भी होंगे, 25 में 15, जिसमें जिसकी तरफ है वही विजयी भव। सर तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 जो अस्थायी है वो निर्णय में सहमति ना दे और जो अस्थायी वही तो अभी इनकी बात भी मान ली जाएगी क्या? सब प्रस्ताव हैं, प्रपोजल्स हैं, ठीक है ना। बात अभी किसी की नहीं मानी गई और बात ना किसी की मानी जाएगी। इसमें तो एक मत अभी टाइम लगेगा डेवलप होने में, इस पूरे उसको कॉन्सेप्ट को डेवलप होने में समय लगेगा, क्योंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप सुरक्षा परिषद सुधार को जो देख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक बड़ा, मतलब अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। सबको अभी मना पाना और सब इतनी जल्दी, अब तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो भी अमेरिका इतनी जल्दी से सहमत नहीं होगा इसमें, और चीन भी नहीं होगा। एक आतंकवादी को सुरक्षा परिषद से आतंकवादी घोषित कराने हमारे दांतों तले पसीने आ जाते हैं। चीन बीटो लेके खड़ा हो जाता है। चीन के साथ थोड़ा सा मैटर है। ठीक बा, चले, हो गया आज कल, बाकी अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका भारत की स्थायी सदस्यता का दावा भारत क्यों कर रहा है, मतलब क्या रीज़न है, परमानेंट मेंबर भारत को क्यों दिया जाना चाहिए। ये टॉपिक कल आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी, मंडे को होगी आपकी, उसमें सारा ये कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए